यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ कई सालों से कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हैं। यस या नो? तो आज हम लोग जो यहाँ बात करने वाले हैं, क्योंकि मैं भी यही चाहूंगा, आज जो हमारी कंपनी के फाउंडर हैं मिस्टर जितेंद्र डागर जी और जो डायरेक्टर हैं मिस्टर भूपेंद्र सिंह गौर, दोनों लोग आए हुए हैं, उनके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। तो मेरा आज का जो उन्होंने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है वो यही कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, आखिर केमिकल फ्री प्रोडक्ट हमारे लिए क्यों जरूरी हैं, उनके बारे में मुझे कुछ बताना है, क्योंकि मैं भी चाहूंगा कि आप लोग ज्यादा समय सर को सुने। तो मैं जब भी कोई हेल्थ पे बात करता हूं तो एक लाइन है बड़ा प्यारी, जहां से बात कहने में बड़ा मजा आता है। तो वो बात है कि पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख एक सुंदर नारी और चौथा सुख बच्चे आज्ञाकारी। क्यों कुशवा जी? मतलब हर इंसान की जिंदगी की जो चाहत है वो यही होती है, इसके अलावा और कुछ होती है? क्यों गुप्ता जी? सभी की यही चाहत होती है और इसी चाहत में हमारी पूरे जीवन की कार्यशैली चलती रहती है और जीवन लीला समाप्त हो जाती है। तो दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, उसमें पहली चीज है हेल्थ, स्वास्थ्य है, और दूसरी चीज कौन सी है सर? वेल्थ, धन। तो धन और स्वास्थ्य का हमारे जीवन में एक शब्द है बड़ा प्यारा, संतुलन। संतुलन होना बहुत जरूरी है। मैंने अपनी इस जिंदगी में बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास पैसा तो बहुत है लेकिन हेल्थ नहीं है, और जब पैसा बहुत होता है हेल्थ नहीं होती है तो उनके पैसे का मजा पड़ोसियों ने लिया है। एग्री है? तो दोनों चीजों का होना बहुत जरूरी है। तो पैसा तो बाई प्रोडक्ट है, पैसा तो ऑटोमेटिक आ ही जाता है, लेकिन उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है? हेल्थ। तो हम लोग आज जिस देश में रह रहे हैं उस देश का नाम है भारत, और हमारा देश कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आयुर्वेद के लिए जाना जाता है। एग्री है? जो लोगों की एज थोड़ा ज्यादा है उन्हें पता होगा कि आयुर्वेद हमारे यहाँ विरासत में मिला हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं आज हम लोग जो एलोपैथ पे डिपेंड हुए, कुछ नई नई रिसर्च आई, बहुत सी ऐसी चीजें आई जिन चीजों के वजह से दिमाग में थीम आ गई कि आयुर्वेद बहुत स्लो काम करता है, धीरे धीरे। ऐसा बहुत से लोग मानते हैं कि आयुर्वेद बहुत धीरे धीरे काम करता है, लेकिन सच्चाई ये है कि जो कुछ भी करता है वो सिर्फ विदेशी आयुर्वेद करता है, बाकी एलोपैथ कुछ करता ही नहीं है। एग्री है? क्योंकि थोड़ा बातचीत करेंगे तो मुझे भी लगेगा कि मेरी बात आपको समझ में आ रही है। अगर हम बात करें, मुझे एक भी ऐसा पेशेंट आप बताओ जिसे डायबिटीज हो, एक भी ऐसा पेशेंट बताइए जिसे डायबिटीज के साथ साथ बीपी की बीमारी हो, जो लाइफ स्टाइल डिजीजेस होती हैं, जो डेली की दिनचर्या खराब होने से हमें बीमारियां विरासत में मिल जाती हैं। तो आज तक आपने एलोपैथ से किसी का बीपी सही होते देखा? बताइए। पहले एक गोली, फिर 2 गोली, फिर धीरे धीरे इंजेक्शन, और उसके बाद फिर आदमी, लेकिन उसकी दवाई कभी खत्म नहीं होती। ऐसा ही सीन अगर हम डायबिटीज का देखें तो शुरुआत में डॉक्टर कहता है कि कुछ आयुर्वेद ले लो, उसके बाद फिर वो कहेगा एक टैबलेट लेना शुरू कर दो, फिर वो क्या कहेगा? इंसुलिन लेना शुरू कर दो, और जब इंसुलिन की भी लिमिट खत्म होती है उसके बाद वो दुनिया से निकल लेता है। तो आज हम सिर्फ उन्हीं चीजों पे बात करने वाले हैं कि आयुर्वेद, क्योंकि कुछ नया नहीं है, सारा कुछ वही है, सिर्फ मैं आपको आज के 50 साल पहले बैक में ले जाना चाहता हूँ। जो लोग यहाँ पे, ऐसे लोग कितने बैठे हैं जो 50 प्लस हैं, 50 साल से ऊपर जिनकी उम्र, एक बार हाथ खड़ा करें। ठीक। तो आज की अगर हम 50 साल पहले बात करें तो आज जितनी दवाइयां एलोपैथ की हैं, जितनी बीमारियां हैं, क्या ये सर पहले थी? आज के अगर हम कुछ समय पहले चले जाएं तो अगर हम अपने भारत की स्वास्थ्य प्रणाली को देखें तो एक वैद्य होता था, एक वैद्य के पास हम इलाज कराने जाते थे, और वैद्य क्या करता था? सिर्फ आपकी नब्ज देखता था, और नब्ज देखने के बाद पूरे शरीर का इलाज कर देता था। क्यों गुप्ता जी? लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आप देखो, फार्मास्यूटिकल्स की एक अजीब सी चीज है कि आंखों का डॉक्टर अलग है, दांतों का डॉक्टर अलग है, कान का डॉक्टर अलग है, हड्डी का डॉक्टर अलग है, और फेफड़े का डॉक्टर अलग है। मतलब बॉडी में जितने पार्ट है ना, सबका एक अलग अलग स्पेशलिस्ट है। हो सकता है आने वाले फ्यूचर में राइट आई का अलग आपको मिल जाए और लेफ्ट आई का अलग मिले,
ऐसा भी पॉसिबल है। और उसे क्या बोलती है मेडिकल साइंस स्पेशलिस्ट। इन्होंने इसी से एमडी किया हुआ है। और जबकि अगर हम 50 साल पहले चले जाएं तो एक वैद्य होता था जो सिर्फ नाड़ी देख के हमारी पूरी बीमारियों को सही कर देता था। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों? सोचने वाला सब्जेक्ट है ना। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों? उसका रीजन सिर्फ इतना ही है कि पहले का जो हमारा खान पान था वो एकदम शुद्ध और देसी था। क्या था? शुद्ध और देसी। पहले हम लोग जो खेतों में अनाज पैदा करते थे तो क्या यूरिया पड़ती थी? क्या डीएपी पड़ती थी? हम लोग वो खादें डालते थे जो घर पे बनाई जाती थी, यानी गोबर की खाद। तो उत्पादन भले ही कम होता था, लेकिन उन चीजों में जब पेस्टिसाइड नहीं था, तरह तरह के केमिकल्स नहीं थे, तो आदमी ऑटोमेटिक शुद्ध रहता था। उसके अंदर जब केमिकल्स नहीं पहुंचे तो उसके अंदर बीमारियां भी नहीं पहुंची। लेकिन जब जैसे जैसे वेस्टर्न कल्चर हावी हुआ, टेलीविजन के माध्यम से, कोई हमारे घर पे प्रचार करने तो आया नहीं, हमने टेलीविजन के माध्यम से देखा कि हीरोइन और कोई भी एक साबुन जिससे बोल रही है जिसे लगाने से कोमल त्वचा, एक ऐड आता ना, खट 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 7 दिन में गोरे, लेकिन कोई हुआ तो है नहीं। लेकिन उस ऐड को देखने के बाद हमें भी लगा कि इस प्रोडक्ट को हमें यूज करना चाहिए, और उस प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट हुई, उसे हमने यूज करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन हमने ये कभी जाना ही नहीं कि उस प्रोडक्ट के अंदर क्या है, क्योंकि हर कंपनी क्या काम करती है, अपने प्रोडक्ट के पीछे सारे कंटेंट्स लिख के देती है। वो स्पष्ट लिख देते हैं कि ये है क्या। क्योंकि आप ऐसे मान के चलिए, कोई भी गवर्नमेंट कहती है आपको जो बेचना है आप बेचिए, सिर्फ आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर लिख दीजिए कि इसमें पड़ा क्या है। जैसे आपने देखा है मदिरा बिकती है ना, शराब, और शराब पे क्या लिखा होता है? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो गवर्नमेंट को तो पैसा आ रहा ना, उन्होंने कहा सिर्फ आप लिख दो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये जो खरीद रहा है उसका डिसीजन है, राइट। इसी तरह से तंबाकू, सिगरेट, बाकायदा कैंसर वाला एक सड़ा गला चेहरा छपा होता है जिसपे लिखा हुआ है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसे पीने से कैंसर होगा, लेकिन जम के बिक रही है ना। तो गवर्नमेंट को कुछ नहीं पड़ा, वो कहती है सिर्फ एफएसएसआई का जो टैग है वो कहता है कि जो आपने इसमें डाला है वो लिख दीजिए। तो उसी तरह से आज हम जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं ना, इन पे सारा कुछ लिखा हुआ है। अगर नहीं हम पढ़ रहे हैं तो गलती किसकी है? तो 2-3 टॉपिक हैं, उन टॉपिक से मैं कनेक्ट करना चाहूंगा कि आखिर ऑर्गेनिक आज जरूरी क्यों है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने घर से। आप सबके घर में लोग खाना तो खाते होंगे ना? मेरे घर में भी खाते हैं। अच्छा, सब्जी बनती होगी, तो जो सब्जी हमारी बनती है उस सब्जी में हल्दी, मिर्चा, धनिया, जीरा, गरम मसाला, हमारी माताएं बहनें बैठी है, सारी चीजें पड़ती है ना। तो अच्छा, एक चीज हमें बताइए, ये जो हल्दी, मसाले, धनिया हैं, आखिर हम क्यों यूज करते हैं? स्वाद के लिए। एक जनरल आंसर यही है कि वाकई हम स्वाद के लिए यूज करते हैं। लेकिन एक चीज आप बताओ, जब आपके घर में मेहमान आता है ना, तो चाय के साथ आप नमकीन देते हैं, एक कटोरी में हल्दी, मिर्चा, धनिया क्यों नहीं देते? भाई स्वाद तो इनमें भी है ना। तो ये बात सही है कि इनमें स्वाद तो है, लेकिन इनके पीछे एक बहुत ही अच्छी बात छुपी हुई है। क्योंकि आज से लगभग 5-6 हजार साल पहले हमारे देश में जब आयुर्वेद शुरुआत हुई थी, तो जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने हमारे भोजन को इन मसालों के जरिए सुपर फूड बनाया। क्या बनाया? सुपर फूड। अब इन मसालों का रोल क्या है वो जानना हमें बहुत जरूरी है। एक बीमारी है, पहले तो बहुत कम सुना जाता था उसके बारे में, कैंसर। सभी को पता है, क्योंकि मैंने एक वो दौर भी देखा है कि जब कैंसर की हम बात करते थे, जो लोग 50+ हैं, तो कैंसर को बताने के लिए एक पिक्चर का उदाहरण दिया जाता था। आनंद मूवी थी राजेश खन्ना की, कि उसमें जो राजेश खन्ना को बीमारी है वो कैंसर है। लेकिन आज की डेट में आपके घर में, आपके रिश्तेदारी में, आपकी गली मोहल्ले में कोई ना कोई एक कैंसर का पेशेंट निकल आता है। और कैंसर एक ऐसी बीमारी है सर, जिसे हो गया उसकी 2-4 पीढ़ियां बर्बाद हो गई। क्योंकि हम अपने परिवार के सदस्य का इलाज तो कराएंगे ही ना। अब उसमें कितना भी पैसा खर्च हो, आदमी अपना मकान भी बेच देता है, अपनी सेविंग भी बेच देता है, लेकिन हम उसे ना ही बचा पाते हैं और हमारी सेविंग भी खर्च हो जाती है। अब कैंसर का जो मेन रीजन है वो है केमिकल्स। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेडिकल साइंस कह रही है। और जिसका इलाज किससे निकला है? हल्दी से। हल्दी में एक मॉलिक्यूल पाया जाता है कर्कुमिन, और कर्कुमिन
ये मैं नहीं कह रहा, मेडिकल साइंस कहती है कि अगर आप कर्क्यूमिन वाली हल्दी खाएंगे तो फ्यूचर में आपको कैंसर जैसी बीमारी होने के ना के बराबर चांस है। और हम लोग क्या कह रहे हैं कि हल्दी किसके लिए होता? स्वाद के लिए। आप एक चीज देखो कि आयुर्वेद में मतलब हमारे पूर्वजों को कितनी नॉलेज थी। जब शादी होती है तो शादी के टाइम पे आपने देखा है दूल्हे को हल्दी लगाई जाती है और दुल्हन को भी हल्दी लगाई जाती है। क्यों? आपने कभी दूल्हे को शादी वाले दिन बुखार आते देखा किसी ने? आप लोगों की शादी हुई होगी, जुकाम हुआ कभी? मतलब कोहरे में शादी होती है फिर भी दूल्हे को जुकाम नहीं होता, दुल्हन को भी जुकाम नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ एक प्रथा है कि पहले उसे हल्दी से उबटन करते हैं। तो जो कोरोना के टाइम पे आपने एक शब्द सुना था ना, सैनिटाइज, उसे हल्दी के द्वारा सैनिटाइज किया जाता था, फिर उसे क्वारंटाइन कर देते थे। फिर एक दो दिन वो सिर्फ शादी के बाद दूल्हे से ही उसका मिलना होता था। क्लियर? तो ये सारी चीजें हमारे पूर्वजों को पता थी, लेकिन हम लोगों ने इन पे ध्यान नहीं दिया। तो हल्दी एक ऐसी नायाब चीज। आज हम बात करें जीरे की, आपकी बॉडी में जो आयरन की प्रचुर मात्रा होती है वो किस वजह से होती है? जीरे की वजह से। अगर हम बात करें धनिया की, तो धनिया एक ऐसी नायाब चीज है, लेकिन सब्जी कितने लोग बाजार से लेके आते हैं? हाथ खड़ा करो जरा। अच्छा, कोई धनिया खरीदता है? सब्जी लेने के बाद क्या कहेंगे? भैया धनिया तो फ्री में दे दो, है ना? मतलब कितनी मासूम चीज है धनिया। और आपको पता है आपकी जो किडनी फंक्शन कर रही है वो किस वजह से कर रही है डॉक्टर साहब? धनिया के दम पे। आपका जो ब्लड प्यूरिफाई आपकी बॉडी में हो रहा है वो सारा काम, जितने भी किडनी डायलिसिस के प्रोडक्ट बनते हैं उनका मेन इंग्रेडिएंट धनिया है। इतनी नायाब चीज धनिया जो हम फ्री में लेना चाहते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज गरम मसाला, सभी लोग यूज करते हैं। अच्छा, एक शब्द होता है जहाँ खाना बनता है उसे क्या बोलते हैं? रसोई। रसोई को अगर हम थोड़ा सा संधि विच्छेद करके देखें, रस, यानी आपके खाने के अंदर रस होने चाहिए। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, चाहे वो जेंट्स की हो चाहे वो लेडीज की हो, सप्त धातु पे आधारित है। अगर आपकी बॉडी सप्त धातु प्रोड्यूस नहीं कर रही है, नेचुरल तरीके से नहीं बना रही है, तो एक पुरुष पुरुष नहीं कहलाएगा और एक महिला महिला नहीं कहलाएगी। तो वो सारा काम आपका गरम मसाला करता है। इसके अंदर जो जायफल पड़ा हुआ है, इसके अंदर जो लौंग पड़ी हुई है, इसके अंदर जो इलायची पड़ा हुआ है, इसके अंदर जो दालचीनी पड़ी हुई है, वो सारी चीजें यही काम करती हैं। अब आप देखो, अगर हम 5-6 लोगों का खाना बनाएं तो कम से कम 1 किलो गरम मसाला पड़ जाएगा ना? नहीं, कितना पड़ता है? ज्यादा से ज्यादा आधा चम्मच, और आधा चम्मच कितना हुआ? 1-2 ग्राम। तो ये क्या है सर? आज जो टैबलेट खाते हो पीसीएम 1-2 किलो की होती क्या? 1-2 ग्राम की। तो ये प्योर मेडिसिन थे, लेकिन हमारे दिमाग में ही नहीं है। तो मैं चीज जो मैं कहना चाह रहा हूं कि आप अगर स्वस्थ रहना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपना किचन, जहां रसोई में आप खाना बनाते हो, जब वो अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक आपके पूरे घर का एनवायरनमेंट सुधर जाएगा। क्योंकि एक तो होता है ना कि जैसे आपको किसी डॉक्टर ने कोई दवाई दी कि सुबह सुबह खाने के बाद 1 कैप्सूल, शाम को 1 कैप्सूल। अक्सर क्या होता है कि आज की भागदौड़ की जिंदगी में हम खाना भूल जाते हैं। एग्री है इस बात से? लेकिन ऐसा कभी पॉसिबल है कि सब्जी खाई जाए उसमें हल्दी मिर्चा धनिया न डला हो? बताइए। तो न चाहते हुए हम खाना अगर दिन में 2 या 3 बार खाते हैं तो ये सारे मेडिसिन आपकी बॉडी में गए। बात समझ में आ रही है ना सर? yes. क्योंकि इनका बिजनेस भी बहुत बड़ा है। मैं दोनों तरीके से कनेक्ट कर रहा हूं। आज की डेट में आपने बहुत से मसालों के नाम सुने होंगे, कभी सनी देओल, कभी कोई सा हीरो, कभी कोई सी हीरोइन अगर टीवी पे ऐड कर रही है तो इनकी बहुत बड़ी डिमांड है। अगर आप सिर्फ मैनपुरी का टर्नओवर निकाल लो कि हल्दी कितनी बिकती है और उसका अगर 2% भी कवर कर लो तो घर बैठे लाखों की इनकम आ जाएगी। तो दोनों ही चीजें इसमें जुड़ी हुई हैं। अच्छा, अब एक बात आप लोगों को मुझसे पूछनी चाहिए कि हल्दी मिर्चा धनिया तो सभी खा रहे हैं, फिर आखिर बीमार क्यों पड़ रहे हैं? सोचा आपने? भाई ये चीज, अगर हल्दी मिर्चा धनिया के तो कोई चिंता ही नहीं है ना। तो जब ये इतनी मेडिसिनल चीजें थी, फिर आज हम बीमार क्यों पड़ रहे हैं? बताइए। इसका आंसर आप लोगों के पास है। क्या वाकई आप लोग शुद्ध खा रहे हो? यस या नो? अच्छा, अब जब शुद्ध नहीं खा रहे तो आज की मीटिंग से पहले ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने इस बारे में सोचा कि हमें शुद्ध खाना चाहिए? एक बार हाथ खड़ा करो, इनके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए।
तो आखिर ये जो बीमारियां हो रही हैं वो हो क्यों रही? हल्दी मिर्चा धनिया मसाले तो हम खा ही रहे हैं, फिर ये हो क्यों रही? तो आपने आए दिन पेपर में बहुत सी न्यूज पढ़ी होंगी कि धनिया के अंदर क्या मिलाया जाता है, मिर्च के अंदर क्या मिलाया जा रहा है, जीरे के अंदर। इस पे पूरी पिक्चर बनी हुई है। आज प्रोजेक्टर नहीं है, नहीं तो उसकी क्लिपिंग वगैरह बहुत से लोगों को मैंने शेयर की है। तो बात ये आती है कि आखिर शुद्ध मसाले हमें खाने क्यों हैं? और यहाँ पे एक चीज और मैं क्लियर करूंगा कि ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक दोनों में अंतर क्या है, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। जैसे सपोज करो यहाँ बहुत से लोग, ज्यादातर लोग गांव से जुड़े हुए, मैं भी गांव से जुड़ा हुआ हूँ। ऐसे लोग कितने हैं जिनके घर में गांव से पिसा हुआ धनिया, खड़ा धनिया आता है, फिर वो जाके पिसा लेते हैं? ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें हल्दी गांव से आती है, फिर वो पिसा लेते हैं? हाथ खड़ा करिए सभी लोग। तो इन लोगों का कहना यही होता है कि भाई साहब हम तो अपने घर का खा रहे हैं। तो जब आप घर का खा रहे हैं ना, तो एक चीज बहुत अच्छी है कि आपने मिलावट रोक ली, आप शुद्ध खा रहे हो। लेकिन एक चीज समझना बहुत जरूरी है, इसमें अंतर क्या है। मिलावट तो आपने बचा ली, अब दूसरा पार्ट समझिएगा। जैसे सपोज करो कि आप घर का खा रहे हो, आप ऑर्गेनिक को लेके, हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस हो। एक दिन आपके दिमाग में आया कि ऐसा करते हैं, अब हम ऑर्गेनिक बगैर यूरिया, बगैर खाद पानी के अपना गेहूं पैदा करेंगे, अपना धान पैदा करेंगे, अपनी सब्जियां उगाएंगे। अब दिमाग में आया यार सेब भी हम यही उगाते हैं, हम चीकू भी यही उगाते हैं, जो नागपुर में संतरा होता है वो भी हम मैनपुरी में उगाते हैं। तो अगर मैनपुरी में सेब उगाया जाए तो कैसा होगा सर? संतरा उगाया जाए तो कैसा होगा? तो जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये कहना चाह रहा हूं कि नेचर ने हर चीज के लिए एक तो एनवायरनमेंट दिया है, प्रकृति ने हर चीज के लिए एक मौसम बनाया है, जमीन बनाई है। हर चीज हर जगह पैदा नहीं होती। तो उसी तरह से आप कभी सर्च करके देखिए कि हल्दी नेचुरल पैदा कहाँ होती है, तो आप पाएंगे हल्दी नेचुरल पैदा होती है तमिलनाडु, हल्दी नेचुरल पैदा होती है कहाँ? मेघालय। तो जो हल्दी मेघालय में पैदा होती है वो हल्दी भी पीली ही होती है, और जो यूपी में हल्दी होती है वो भी पीली होती है। अंतर क्या है? वहां की हल्दी में जो क्रोटोनिन का लेवल %। अब कभी भी जो आपके यहाँ मैनपुरी और हमारे यहाँ इटावा में जो हल्दी पैदा हो रही है उसे चेक करवाइए। अगर गलती से 1% क्रोटोनिन आ जाए तो बहुत है। तो आप खा तो हल्दी रहे हैं, लेकिन बाकी आप स्वाद और रंग ही खा रहे हैं, उसमें जो मेडिसिनल वैल्यू है वो है ही नहीं। बात समझ में आ रही है आपको? जैसे सटीक उदाहरण है, आपने एक जेंडर सुना होगा ना, बीच वाला जो ताली बजाते हैं। परमात्मा ने उन्हें भी 6 फुट का बनाया, हट्टा खट्टा बनाया, कुछ तो कमी है ना? तो वो जो मॉलिक्यूल उनमें नहीं है ना, वही मॉलिक्यूल आपकी हल्दी में नहीं है, राइट? तो हमारी कंपनी का कहना वही है कि जो चीज जहां नेचुरल पैदा हुई है, अगर हम वहां से लें तो उसके जो मेडिसिनल वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। तो सर हमारे किसानों ने और हमारी जो नई नई कंपनियां आई जो हाइब्रिड लेके आई, उन्होंने सबसे बड़ी छेड़छाड़ हमारे साथ और हमारे नेचर के साथ यही की, क्योंकि हर किसान चाहता है कि मेरी खेती में हर चीज पैदा हो जाए। हर किसान क्या चाहता है कि हमारी खेती में हर चीज पैदा हो जाए। अब वो नेचुरल तरीके से हो नहीं सकती, तो हमने क्या किया, अलग तरीके के बीज शुरू कर दिए, हमने अलग तरीके के उसमें केमिकल्स डालना शुरू कर दिए। आज उन्हीं का दुष्परिणाम है कि आज जो हमारी एवरेज आयु है वो कितनी है? यार 50 साल वाले तो बैठे हैं और आप 60 बोल रहे हो, सोचो। मतलब बड़ा अजीब लगता है सोच के कि एवरेज आयु आज हम बोल देते हैं 60, और वाकई है। गूगल पे अगर आप जाओगे तो एवरेज एज 60 है। क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत टेलीविजन या सोशल मीडिया देखते हैं, अभी आपने देखा था एक हीरो जो बहुत अच्छा सिद्धार्थ 40 साल की उम्र में निकल लिया। अभी सिंगर के जिसने हमें कितने अच्छे अच्छे गाने दिए हैं, वो सिंगर स्टेज पे गाते गाते निकल लिया। तो आपकी बॉडी में हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, क्या किसी को पता है सर? तो अगर इसे सुधारना है तो सिर्फ हम अपनी लाइफ स्टाइल और ऑर्गेनिक सर्टिफाइड प्रोडक्ट यूज करके ही सुधार सकते हैं। बात समझ में आ रही सर? एक 2 उदाहरण देके और थोड़ा सा कनेक्ट करना चाहूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक उदाहरण में नहीं दूंगा आपको चीज समझ में नहीं आ पाएगी। आज कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है ना? आपने ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे कि न तंबाकू खाते हैं, न दारू पीते हैं और ना ही स्मोकिंग करते हैं, लेकिन सर उन्हें माउथ कैंसर होता है, मुंह का कैंसर। ऐसे केस देखे आपने? तो आखिर जब उसने तंबाकू नहीं खाई, कुछ नहीं किया, तो उसे कैंसर क्यों हुआ? कभी सोचा आपने?
तो इस पे अगर हम बात करें कि मुंह का कैंसर आखिर होता कैसे है। अच्छा एक चीज बताओ आप हमें, जो हम लोगों के दांत हैं, दांत लगभग कितने समय के लिए होते हैं? कैसे? 60-70 साल के लिए। मैंने बहुत सी ऐसी पिक्चर्स देखी हैं, आप लोग अपने मोबाइल पे डाउनलोड करके देख सकते हो, जो मम्मी सुनते हैं ना, मुर्दों को दबा दिया जाता था, तो आज की डेट में ऐसी मम्मी है जो 14-14 हजार साल पुरानी है और उनके जबड़ों में दांत लगे हुए हैं। तो ये तो सिर्फ कहने की बात है कि दांत 60 साल पे गिर जाते हैं, लेकिन अगर सच देखा जाए तो दांत कभी गिरते ही नहीं है। सिर्फ आज जो दांत गिर रहे हैं वो कैल्शियम की कमी से गिर रहे हैं और हमारे खान पान की वजह से गिर रहे हैं। अच्छा, अब एक नई चीज उसमें जोड़ते हैं कि दांतों की सुरक्षा के लिए हम करते क्या है? मंजन। मंजन किस लिए करते हैं? अच्छा, मंजन करने के बाद फिर तो पायरिया नहीं होना चाहिए, मंजन करने के बाद मुंह का कैंसर भी नहीं होना चाहिए, कैविटी नहीं होनी चाहिए, सेंसिटिविटी नहीं होनी चाहिए, मुंह से बदबू नहीं आनी चाहिए, लेकिन मंजन तो हम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा है कोई जो एकदम मुंह से स्वस्थ हो? एक बार हाथ खड़ा करें। फिर आगे दिक्कत हो क्यों रही? अब इसका दूसरा पहलू देखिए कि जो मंजन नहीं करते हैं उन्हें दिक्कत नहीं होती। आज के 50 साल पहले मंजन था क्या? हमारे गांव के जो पूर्वज थे वो मंजन नहीं करते थे, वो दातुन करते थे और उन्हें कोई दिक्कत भी। दूसरा उदाहरण, जानवर आपने देखे, कभी कुत्ते को मंजन करते देखा? और कुत्ते को पायरिया भी नहीं होता। गाय को मंजन करते देखा? गाय को कभी पायरिया, कैविटी, सेंसिटिविटी कुछ नहीं होती। तो जो लोग मंजन नहीं करते उन्हें ना कैविटी है, ना सेंसिटिविटी है, ना कुछ है, और हम मंजन कर रहे हैं सब कुछ है। और एक और बात बताऊं, जीके की नोट कर सकते हो कि जब मंजन नहीं था ना तब डेंटिस्ट भी नहीं था। जब मंजन नहीं था तो दांतों का डॉक्टर भी नहीं था। मैं अपनी बात करूं तो मेरे जन्म के समय में, या मैं 10-12 साल का था तब डेंटिस्ट नहीं हुआ करते थे ज्यादा। अब तो डेंटिस्ट के बहुत बड़े हॉस्पिटल हैं। तो रीजन समझिएगा कि आपका जो मंजन है, आपका और मेरे घर का, हम भी वही कर रहे थे अब तक, तो कहीं ना कहीं इन सब की जड़ हमारे मंजन में है। एक डॉक्टर डीनबर्ग हैं, यूएस के हैं, पीएचडी है, 34 साल की एक रिसर्च है उनकी, और 34 साल की रिसर्च के बाद उन्होंने क्लियर किया कि आप जो मंजन करते हो उसमें जो दांतों में चमक लाता है ना, चमकते हुए दांत, वो लाता है क्या? फ्लोराइड। और फ्लोराइड मेन कारण है आपके माउथ कैंसर का। क्या सर? अब आप जो भी मंजन करते हो, चाहे दंत क्रांति करते हो, चाहे कोलगेट करते हो, घर पे जाके एक बार उसमें पीछे सारा कुछ लिखा होता है, एक बार पीछे जाके लिखे हुए कंटेंट पढ़ना, पढ़ने के बाद उन्हें गूगल पे जाके सर्च करना, आपको एक से एक टेस्टिमोनियल मिल जाएंगे। फ्लोराइड एक ऐसी चीज है जो आपको माउथ कैंसर देती है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप जाके पढ़ सकते हो। तो कभी कभार जब घर में खत्म हो जाता था तो हम सरसों का तेल और नमक करते थे, क्योंकि हमारे मसूड़ों को क्या चाहिए? ऑयल। 2-4 बूंद भी अगर किसी मेडिसिनल प्लांट का ऑयल हमारे मसूड़ों में लग जाए तो हमारे मसूड़े कभी भी दिक्कत नहीं करेंगे, दांत हमारे स्वस्थ रहेंगे। अब आप सिर्फ किसी भी मंजन, जिस मंजन को कर रहे हैं उसमें ऑयल का परसेंटेज देखना कि किस मेडिसिनल प्लांट का इसमें ऑयल डाला गया है। उसमें नमक आपको मिल जाएगा, फास्फोरस मिल जाएगा, फ्लोराइड मिल जाएगा, लेकिन ऑयल नाम की कोई चीज नहीं होगी। तो आज की डेट में दातुन तो हर एक को अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हम लोग शहर में रहने लगे हैं, तो दातुन तो मिल नहीं पाता है। तो हमारी कंपनी ने आज के 4 साल पहले एक प्रोडक्ट मार्केट पर लॉन्च किया था, टूथ कंसंट्रेट। ये प्योर दातुन है, इसके अंदर और कुछ नहीं है, चारकोल बेस है इसमें, और आपके जो भी मेडिसिनल प्लांट है, चाहे वो बबूल हो, चाहे वो नीम हो, लठीरा हो, उनके ऑयल और एक्सट्रैक्ट डाले गए हैं। तो आपको करना क्या है? सुबह सुबह जैसे आप ब्रश करते हैं तो ब्रश के ऊपर केवल 1 बूंद डालो। कितना लगता है ये? 1 से 2 बूंद। 1 बूंद डालने के बाद झाग भी होगा, सब कुछ होगा, और इतनी गारंटी है कि करने के बाद कैविटी, सेंसिटिविटी, पायरिया, मुंह से बदबू आना, बहुत सी चीजें, जितनी भी समस्त प्रॉब्लम होती है दांतों की, उनका ये निवारण। दूसरी एक स्टडी बहुत जरूरी है, उससे आपको और भी चीजें समझ में आएंगी। और एक यूएस की स्टडी है जिसे सुनने और पढ़ने के बाद मैं शॉक्ड हो गया था कि आखिर हमें पता ही नहीं है हो क्या रहा है। वहां पे क्या हुआ, आजकल आपने देखा है अपने यहाँ भी ज्यादातर जो बच्चे पैदा होते हैं नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, ज्यादातर सिजेरियन होते हैं। तो वहां पे भी एक बच्ची पैदा हुई, सिजेरियन थी। तो जब बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करते हैं? ब्लड सैंपल लेते हैं बच्चे का,
तो वहां पे जब बच्चे का ब्लड सैंपल लिया गया, तो जब ब्लड सैंपल की रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट एकदम चौंकाने वाली थी। उस छोटे से मासूम बच्चे को पहले ही दिन से टाइप 1 डायबिटीज थी। टाइप 1 डायबिटीज समझ रहे हैं सर? डायबिटीज दो तरह की होती है, एक टाइप 2 जो हमारी नॉर्मल दिनचर्या जब खराब हो जाती है तो इंसुलिन बनना बंद हो जाता है और हमें डायबिटीज हो गई। लेकिन टाइप 1 क्या होता है कि डे फर्स्ट पहले ही दिन से आपका पैनक्रियाज काम नहीं कर रहा। अब जब पैनक्रियाज काम नहीं कर रहा तो इंसुलिन नहीं बनेगी, अब जब इंसुलिन नहीं बनेगी तो आप डायबिटिक हो गए और आपको कहीं ना कहीं बाहर से इंसुलिन देनी पड़ेगी। अब मेडिकल साइंस क्या कहती है कि आज जिस व्यक्ति को इंसुलिन इंजेक्शन लगने लगे उसकी एवरेज उम्र उस दिन से ज्यादा 30 साल। कितना? बहुत से लोग आपने देखे होंगे जब वो इंसुलिन लेना शुरू कर देते हैं तो 30 साल से ज्यादा नहीं चलेंगे। अब आप सोचिए जो बच्चा आज पैदा हुआ है, आज से उसे इंसुलिन दिया जाएगा और उसकी एज कितनी है? 30 साल। तो डॉक्टर मतलब शौक है कि उसके घर में ढोलक बजवाए या मातम। अगर वो बता देता है कि बच्चा केवल 30 से 25 साल चलेगा तो उसके घर वालों का क्या हाल होगा। तो डॉक्टर्स का एक पैनल बैठा, पूरा रिसर्च करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि स्टेम सेल थेरेपी आप लोगों ने सुनी होगी। कितने लोगों ने स्टेम सेल थेरेपी सुनी है? आपकी नाभि का जन्म के साथ में एक रेशा लेने के बाद जिससे आपकी बॉडी को दोबारा से रिकवर किया जा सकता है। तो जब उन्होंने स्टेम लिया तो स्टेम को जब लैब में ले गए ना तो और भी सॉफ्ट हो गए, क्योंकि उस स्टेम के अंदर लगभग 287 तरह के हार्मफुल केमिकल थे। 287, सोचिए। अब डॉक्टर्स ये परेशान थे कि छोटे से बच्चे जिसने अभी कुछ खाया पिया नहीं, उसके स्टेम में आकर 287 तरह के केमिकल्स आए कहां से। तो उन्होंने सबसे पहले उनकी माँ की दिनचर्या को स्टडी किया, क्योंकि बच्चे को 9 महीने भोजन कहां से मिला था? माँ से। तो माँ को जब स्टडी किया तो वो एक नॉर्मल हाउस वाइफ थी। उन्होंने देखा कहीं किसी केमिकल फैक्ट्री में जॉब तो नहीं कर रही थी, कोई नशा तो नहीं कर रही थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। फिर डॉक्टर्स ने उन केमिकल्स को स्टडी किया कि आखिर ये केमिकल्स आज की डेट में यूज कहां हो रहे हैं। तो बहुत डराने वाला सच है, ये सारे केमिकल्स उस लेडीज की बॉडी में बिकॉज ऑफ कॉस्मेटिक्स। जो उस महिला ने शैम्पू यूज किया था, जो लिपस्टिक यूज की थी, जो हेयर ऑयल यूज किए थे, जो तरह तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट यूज किए थे, उनके जरिए आप उसकी बॉडी में आया था। बड़ा अजीब है सोचने में कि एक तरफ तो एक टीवी पे ऐड आता है खट 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 7 दिन में गोरे, और एक स्टडी कह रही है कि इन केमिकल्स को, इन क्रीम को लगाने से आपको डायबिटीज, कैंसर, बीपी ऐसी बीमारियां हो रही हैं। बहुत अजीब लगता है। तो ये होता कैसे, ऐसे मैं क्लियर कर देता हूं और चीज आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि अजीब सा लगता है कि हमने तो स्किन पे लगाई और ऐसा क्यों हो गया। तो आपके घर में छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों की सर हम मालिश करते हैं। छोटे बच्चों की हम मालिश क्यों करते हैं? हड्डियां मजबूत हो। तो जब हड्डी मजबूत करनी है तो कायदे में हमें ऑपरेशन करके हड्डी बाहर निकालनी चाहिए, उस पर तेल लगाना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? स्किन पे लगाते हैं ना। तो स्किन पे लगाने से हड्डी मजबूत हो सकती है, तो स्किन पे अगर केमिकल लगाएंगे तो बोन कैंसर भी हो सकता है ना। बात समझ में आई आपको? मेडिकल साइंस ये कहती है जब हम कोई भी चीज अपनी स्किन पे लगाते हैं तो केवल 26 सेकंड, कितना? 26 सेकंड के अंदर वो ब्लड में पेनिट्रेट हो जाती है नेचुरल तरीके से। इसका सटीक उदाहरण, जब आप कोई भी मैच देखते हो, फुटबॉल, क्रिकेट, तो जब खिलाड़ी को चोट लगती है तो हम इंजेक्शन देते हैं कि टैबलेट? स्प्रे ना, इंजेक्शन देते हैं ना टैबलेट, हम उसे स्प्रे देते हैं, क्योंकि स्किन की पेनिट्रेशन पावर सबसे अच्छी होती है। अब आप ये देख लो, खुद डिसाइड करो कि जन्म के साथ जैसे ही हमने खुद को सुंदर दिखाना चाहा, क्या क्या क्रीम लगाई है, क्या क्या साबुन लगाए हैं, क्या क्या कॉस्मेटिक लगाया है, सभी को पता है। और उनकी क्वालिटी क्या है वो देख लो। आज के अगर हम 25-30 साल पहले चले जाएं तो गांव का जीवन बहुत अच्छा था, बहुत निरोगी लोग थे। लेकिन आज अगर हम जाएं तो गांव में एक बड़ी मात्रा टीबी की है, गांव में एक बड़ी मात्रा कैंसर की है, गांव में एक बड़ी मात्रा सांस के पेशेंटों की है, गांव में एक बड़ी मात्रा डायबिटिक पेशेंटों की है, बिकॉज ऑफ कॉस्मेटिक। क्योंकि जो मेले लगते हैं ना छोटे छोटे, मतलब मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन आप लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे जो कॉस्मेटिक बिक रहा है वो प्योर जहर है। आप लोग तो वो यूज नहीं करती, आप लोग तो टीवी पे जो ऐड आ रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन उनकी पॉकेट नहीं अलाउ कर रही कि वो कर पाए। तो उन्हें जो इजीली गांव में मिल रहा है वो उन्होंने यूज कर लिया। राइट सर? तो चीज एकदम समझ में आ गई होगी कि
कॉस्मेटिक कैसे आपको बीमार करना है। तो ये आपका राइट बनता है कि जो भी आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो एक बार उस प्रोडक्ट के पीछे क्या लिखा हुआ है ये देख लीजिएगा। एक छोटी सी जीके की जानकारी, जो लीडर्स हैं उन्हें तो पता ही होगा कि जो हम साबुन जिससे हम नहाते हैं ना, तो ज्यादातर साबुन टॉयलेट सॉप है। क्या है? जैसे लाइफबॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां, अगर उस पर आप पढ़ोगे तो वो टॉयलेट सॉप है। वो सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि हम फ्रेश होके आए और हम अपने हाथ साफ कर लें, क्योंकि आपके नहाने वाले साबुन में कम से कम जो TFM होता है, टोटल फैटी मैटर, वो लगभग 76 होना चाहिए। कितना? तो आज की डेट में जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, अगर आप केस करना चाहो कि आप टॉयलेट सॉप से हमें नहला रहे हो, तो वो स्पष्ट कहते हैं कि हमने तो लिख के दे दिया है। दूसरा, उन्होंने पियर्स बनाया, पियर्स बाथिंग सॉप है, तो वो महंगा पड़ जाता है। डब में 2 क्वालिटी आती है, एक नॉर्मल आता है, एक इंटरनेशनल आता है, तो वो अगर आप लेते हो तो आई थिंक चीजें समझ में आई होंगी कि कैसे केमिकल्स हमारी बॉडी में जा रहे हैं और वो केमिकल्स कैसे हमें बीमार कर रहे हैं। अब हमें करना क्या है, क्योंकि अगर बाकी हमें अपनी लाइफस्टाइल और अपनी जीवन शैली कहीं ना कहीं हमें चेंज करनी है और स्वस्थ रहना है, क्योंकि जब तक आप स्वस्थ नहीं होगे, क्योंकि शुरुआत में ही मैंने बोला था हेल्थ और वेल्थ दोनों का होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। तो आज जिस प्लेटफॉर्म और जिस कंपनी के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, आज इस प्लेटफॉर्म पे अगर मैं अपनी बात करूं तो लगभग मुझे 1.5 साल यहाँ हो चुकी है। पहले भी कई बिजनेस मैंने किए हैं और आज शायद इंडिया का ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहां मेरी टीम ना हो। लेकिन एक बहुत मजा आया यहाँ पे काम करने में, क्योंकि आज से पहले क्या होता था, हम सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे होते थे। लेकिन जब हमने द रेजोनाइन या सॉल्ट में हम इसे D9 बोलते हैं, जब यहाँ हमने डे फर्स्ट पहुंचे ऑफिस में, तो ऑफिस में जब हम डॉक्टर सर से मिले, तो जो चीजें आज हमने बताई हैं आपको, यही चीजें जब हमने उनके मुंह से सुनी तो हम खुद सुन के दंग रह गए थे। क्योंकि अब तक 1.5 साल पहले हम भी मानते थे कि हल्दी स्वाद के लिए ही होती है, लेकिन जब वाकई चीज को समझा, मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूं, मेरे घर में मेरे बड़े भाई डॉक्टर हैं, उनसे छोटे सैफई में PGI में डॉक्टर हैं, फादर भी डॉक्टर थे, एक वेल सेटल फैमिली। लेकिन आज जब पहले 6 महीने हुए, आज तो टाइम ज्यादा हो गया, 6 महीने के बाद भाभी जी को मसाले इतने ज्यादा पसंद आए क्योंकि उनके बाल बहुत झड़ रहे थे। उन्होंने खुद बताया कि इनसे बाल झड़ना ही बंद हो गए। तो सिर्फ अगर आप अपने घर में मसाले शुरुआत में अगर चेंज कर लेंगे ना, तो जो डेली लाइफस्टाइल की बीमारियां होती, जैसे गैस, सभी को दिक्कत है, गैस है, एसिडिटी है, लोगों की आंखें कमजोर हो रही हैं, स्किन आपकी बहुत ज्यादा डल रह रही है, बुढ़ापा बहुत जल्दी आ रहा है, तो जितनी भी लाइफस्टाइल चीजें हैं वो आपको इन्हीं से महसूस हो जाएगा कि उनमें सुधार होना स्टार्ट हो गया। अच्छा, अब जो भाभी जी ने बात कही थी कि मसाले बहुत महंगे, एक बार कैलकुलेशन कर लें कि मसाले कितने महंगे हैं हमारे। क्यों सर? जी सर। उधर किसी ने बोला था आदमी की एवरेज आयु कितनी है? 60। अच्छा, आज हम जो लोग घर में मसाले यूज करते हैं, जैसे MDH है, अशोका है, गोल्डी है, कोई भी मसाला 200 ग्राम हल्दी का रेट क्या होगा? लगभग 60 रुपए के समथिंग मान लें। एवरेज MDH की हल्दी 200 ग्राम 60 रुपए में आ जाती है। 60 रुपए की हल्दी 200 ग्राम। अब ये जो 200 ग्राम हल्दी है, अगर आपकी फैमिली में 5-6 लोग हैं तो लगभग 1 महीना चल जाएगी। तो 1 महीने अगर 60 रुपए की हल्दी चल रही है, साल में 12 महीने होते हैं, तो 720 रुपए की हल्दी आपने 1 साल में खाई। और अगर आपकी एवरेज आयु 60 साल है तो सर गुणा करके बताना कितना हुआ? कितना हुआ? 4300 42,000 ठीक है ना। एक आदमी ने पूरी जिंदगी में कितनी हल्दी खाई सर? 42,000 की। और अगर उसकी फैमिली में 6 लोग थे तो डिवाइड बाई 6 करिए, कितना आया? 7,200। क्या फिगर है? 7,400? 7,200। 7,200। यानी एक आदमी ने पूरी जिंदगी में कितने की हल्दी खाई?
7,200 की। अब आप सोचिए कितना बड़ा अमाउंट था ये। अच्छा, अब हम वो हल्दी मान के चलते हैं जो हल्दी अंग्रेज इंडिया से मंगा के खाते हैं, वो कितनी महंगी होगी ज्यादा से ज्यादा। अगर हम अपनी हल्दी की बात कर लें जिसमें 5% क्रुकमिन भी पड़ा हुआ है, और अगर हम इस हल्दी को देखें तो डबल मान लें सर, तो अगर हम डबल मान लेते हैं तो ये कितने का हो गया, हम सीधा सीधा 15,000 की एक फिगर लिख देते हैं। अगर एक आदमी पूरी जिंदगी में 15,000 की हल्दी खाता है तो महंगी है क्या? और 15,000 अगर वो अपनी सेहत पे खर्च करने के बाद कैंसर जैसी बीमारी से बचा रहे, डायबिटीज जैसी बीमारी से बचा रहे, उसका समय से पहले उसे बुढ़ापा ना आए, तो कैसा है? क्योंकि आज की डेट में अगर हम किसी से भी बात करें कि गाड़ी ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उन्हें कोई सी भी ले लो, टीवी लेनी है तो सैमसंग की ले लो। अगर देखा जाए तो नॉर्मली हम 10-10 हजार के जूते पहन लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें सोच अपनी थोड़ी सी, मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं कि ऑर्गेनिक महंगा नहीं होता। जिन लोगों को लगता है ना कि ऑर्गेनिक महंगा है, एक बार आप इसे यूज करिए। ऐसे हम कितने लोग बैठे हैं जिन्होंने हल्दी हमारी यूज की है? हल्दी कितनी यूज होती है ये? 1/3। अब सोचिए कि जो 60 रुपए वाली आप हल्दी यूज कर रहे थे, आपका कहना 1/3 है, हम सोचते हैं आप लोग ज्यादा खाते हो, हम आधा भी मान लें तो अब तो उसी रेट में आ गई। तो ये चीज आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ऑर्गेनिक महंगा होता है, राइट। अब बात ये आती है कि हम ऑर्गेनिक यूज कौन सा करें। मैं ये नहीं कहता कि आप हमारी कंपनी का यूज करो, आप सारे लोग पढ़े लिखे लोग हो, आपका राइट बनता है कि गूगल पे जाके सर्च करें, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने हर चीज के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया है। जैसे अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो नॉन वेज है तो कैसा लग के आता है टैग उस पे? रेड। अगर किसी में एग पड़ा हुआ है तो येलो। अगर कोई वेज है, हर्बल है तो क्या होता है? ग्रीन। तो उसी तरह से आपका राइट बनता है। आप देखिएगा कि जब कोई कंपनी कहती है हमारा प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है, तो भारत सरकार ने एक टैग बनाया है जैविक भारत। जैविक भारत वो टैग है कि जहां पे ये फसल उगाई गई है ना, उस जमीन को सर्टिफाइड करता है कि इस जमीन में कोई पेस्टिसाइड नहीं है। इस पे टैग लगा हुआ है यूएसडीए ऑर्गेनिक, अमेरिका का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक का टैग। तो अगर आज की डेट में ये प्रोडक्ट आप टैग देखने के बाद खरीदते हो तो दरअसल एक पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सबसे सस्ते ऑर्गेनिक प्रोडक्ट प्रोवाइड कराना है। तो चीज समझ में आई? आप लोग जो इतने गर्मी के टाइम में आए हैं तो मेरी समझ में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं, राइट। अच्छा, अब बात कर लें थोड़ा सा पैसे की भी। बाकी सर आएंगे वो अपने हिसाब से आपको बताएंगे कि यहाँ पैसा कितना है। अच्छा, कोई भी यहाँ ऐसा शख्स बैठा है जो सुबह नहाया हो और साबुन ना यूज किया हो? कोई ऐसा शख्स है कि सुबह नहाया हो और साबुन ना यूज किया हो? कोई ऐसा शख्स है जिसने सुबह मंजन किया हो और मंजन ना यूज किया हो? नहाए हो तो शैम्पू ना किया हो, चाय ना पी हो? बात समझ में आ रही है? यानी गुड मॉर्निंग से गुड नाइट, चाय नहीं पी आपने, कोई बात नहीं, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट, हम जो भी सामान यूज कर रहे हैं वो हमारी क्या है सर? बेसिक नीड्स, जिसकी वजह मतलब छोड़ ही नहीं सकते। चाहे तो बहुत सी चीजें छोड़ सकते हैं, ना नहाना छोड़ सकते हैं, ना साबुन छोड़ सकते हैं, ना मसाले छोड़ सकते हैं। ये सारी चीजें आपके घर में यूज होती हैं, मेरे घर में भी यूज होती है। यही मेन बिजनेस है, क्योंकि आज दुनिया में अगर सबसे बड़ा बिजनेस है तो वो कहीं ना कहीं एफएमसीजी चीजों का है। किनका? एफएमसीजी समझ रहे हैं ना? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। वो वस्तुएं जो तुरंत उपयोग की होती हैं, जिनके बगैर मतलब किसी का गुजारा होता ही नहीं। और आसान भाषा में समझाऊं तो जैसे रिक्शे वाला भी यूज करता है और एक करोड़पति, चाय रिक्शे वाला भी पीता है और चाय करोड़पति भी पीता है। रिक्शे वाला भी नहाता है, बस सिर्फ ब्रांड अलग अलग होता है, राइट। आज अगर आप उदाहरण के तौर पे देखो, मैं किसी भी बड़े बिजनेसमैन का उदाहरण ले लूं, टाटा का नाम सुना आपने? yes. टाटा का नाम सुनते ही दिमाग में आता है टाटा स्टील, टाटा ट्रक। लेकिन आपको पता होगा टाटा नमक भी बनाता है, क्योंकि टाटा को पता है कि हर आदमी ट्रक नहीं लेगा, लेकिन नमक हर एक के रसोई में यूज होगा। तो आज ट्रक का बड़ा टर्नओवर है कि नमक का? बात समझ में आ रही सर? एक और छोटा सा उदाहरण दूं बिजनेस का। हम लोग गांव में रहते, मुझे याद है
एक गांव में छोटी सी परचूनी की दुकान होती थी, जहां पे छोटी छोटी चीजें मिलती थी, और आज वो आदमी अपने गांव का सबसे संपन्न आदमी है। एग्री है इस बात से गुप्ता जी? तो सबसे बड़ा बिजनेस किस चीज का है? एफएमसीजी प्रोडक्ट का। तो अब यहाँ ऐसे लोग कितने बैठे हैं जो वाकई बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं? एक बार हाथ खड़ा करो। कमाना चाहते हैं? यस। देखो, पैसा कमाने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि पैसा तो बहुत लोग कमाते हैं, चोरी से भी कमा लिया जाता है, बेईमानी करके भी कमा लिया जाता है, लेकिन पैसा ऐसा कमाया जाए जिस पैसे में लोगों की दुआएं मिले, बद्दुआ ना मिले। तो हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं? आपकी सेहत की। अच्छा, अब आपको हम कोई नया काम नहीं दे रहे, आपको क्या करना है? सिर्फ लोगों का ब्रांड चेंज करवाना है। ऐसा तो है नहीं कि जिस दिन हम पैदा हुए थे छठी वाले दिन डॉक्टर ने बता दिया हो कि नहीं, इस बच्चे को यही खिलाना है। ऐसा हुआ क्या भाई? हमने जैसे जैसे बड़े हुए अपने हिसाब से ब्रांड चेंज किए। कभी हम कोई साबुन यूज कर रहे थे, कभी हम। इस बार आपको अपनी सोच के साथ एक बार सिर्फ ब्रांड चेंज कर देना है दर्जनाइन को। और क्यों करना है वो रीजन मैं आपको बता चुका हूं। क्यों हमारा कॉस्मेटिक चेंज करना है, क्यों हमारे दमोलिक के मसाले लेने हैं, क्यों मंजन चेंज करना है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ठीक है ना? तो अगर हम इन चीजों को सबसे पहले कहां से शुरू करेंगे? अपने घर से। क्योंकि जब तक हम खुद नहीं यूज करेंगे ना, तब तक हम दूसरे को बता ही नहीं पाएंगे। अगर हमने किसी को प्रमोशन किया और उसने पूछ लिया ये कैसा है, तो वो चीज आप तब तक नहीं बता पाओगे जब तक आपने खुद ना यूज किया हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? खुद यूज करेंगे। खुद यूज करने के बाद जब आपको पसंद आएगा तो अपने जिन लोगों को, सपोज करो एक दिन भगवान आपके सपने में आते हैं और आपको वरदान देते हैं कि आप 2 लोगों को करोड़पति बना सकते हो, क्या कुछ भाई? तो आप सबसे पहले किसे बनाना चाहोगे? 2 लोगों को बना सकते हो, खुद तो अलग बात है, 2 लोगों को बना सकते हो, तो किसे बनाना चाहोगे? नियर एंड डियर को ना। तो सबसे पहले प्रोडक्ट यूज करने के बाद जिनको आप चाहते हो नियर और डियर हैं, उनके पास जाके आप इन प्रोडक्ट के बारे में बताओगे। क्या करोगे? और जब उनको प्रोडक्ट पसंद आए, सिंपली कोई उसमें मतलब ज्यादा बताना नहीं है, क्योंकि सामने है सारी चीजें। भाई हल्दी कैसे यूज की जाती है, नॉर्मल तरीका है, उसमें आपको कोई झूठ भी नहीं बोलना है हमें। सिर्फ हमें बताना ये प्रोडक्ट है, ये रेट है, ये ऑर्गेनिक है, ये है। अपनी अपलाइन को साथ लेके गए और शुरुआत करवा दी। तो जब हम 2-2 करके आगे बढ़ेंगे ना, अब जब उन्हें कोई चीज पसंद आएगी तो वो भी डिस्कशन करेंगे। तो धीरे धीरे ये प्योर बिजनेस है, धीरे धीरे। क्योंकि बिजनेस में पैसा कैसे आता है सर? टर्नओवर से। अब टर्नओवर निकालने के 2 तरीके हैं। अगर आपके पास बड़ी पूंजी है तो फिर एक बड़ी सी दुकान खोल लो, चल के कस्टमर खुद आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको बिजनेस करना है और अगर बड़ी पूंजी नहीं है, तो वहां पे कहीं ना कहीं सबसे अच्छा अगर कोई सिस्टम है तो वो क्या है? मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो जो हमारी कंपनी है वो पार्ट है मल्टी लेवल मार्केटिंग का, या डायरेक्ट सेलिंग, जैसे आप समझना चाहें। तो यहाँ पे शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छी चीज क्या होती है कि आपसे कोई बड़ी फीस नहीं ली जा रही। आपसे ये नहीं कहा जा रहा कि आप बड़ी पूंजी लगाओ। आपको सिर्फ जिस व्यक्ति ने इनवाइट किया है उसे अपनी केवाईसी देनी है। आपका नाम क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपकी मेल आईडी क्या है, और हमारी साइट पे जाके आप अपना आईडी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मेल आईडी बनाते हैं ना, उसी तरह से एक आपकी आईडी क्रिएट हो जाती है और एक न्यूमेरिकल आपका आईडी नंबर आ जाता है जो आपकी दर्जनाइन में आइडेंटिटी होगी, राइट। और जिन्हें लगता है कि हमारा प्रोडक्ट महंगा है तो वो इस तरीके से एक रेगुलर कस्टमर बन के खुद भी अच्छा प्रोडक्ट ले सकते हैं और अपने परिवार को भी। अब जब कोई अच्छी चीज है आपको पसंद आई है तो आप लोगों को तो बताना चाहोगे ना? यस। तो ज्यादा नहीं, अगर आपने सिर्फ 100 लोगों का ऐसा एक समूह बना लिया जो आपके कहने से रेगुलर परचेज करने लगे, तो सर मिनिमम इनकम कितनी हो जाएगी? 25-30 हजार मान लें। बड़े आराम से 25-30 हजार रुपए की इनकम आपको आना स्टार्ट हो जाएगी।